हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, वैश्वीकरण क्या है और किस प्रकार से वैश्वीकरण जो है पर्यावरण को प्रभावित करता है। इन सब विषयों की चर्चा आज के हम वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण पर वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण एक अलग राष्ट्र के लोगों के बीच एकीकरण और बातचीत की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण पर्यावरण को प्रभावित करता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कचरा समुद्र में छोड़ती हैं, मिट्टी हानिकारक रसायनों को अवशोषित करती है और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है। अधिकांश विकासशील देश विकसित देशों को निवेश करने और वैश्विक बाधाओं को दूर करने और रोजगार पैदा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभावों को सामना करना पड़ता है। दोस्तों, विकासशील देश विकसित देशों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि जो विकासशील देश हैं वहां पर रोजगार पैदा हो सके और वहां का विकास हो सके, इसलिए। लेकिन यह जो विकास है वह पर्यावरण को बहुत बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचाता है। पिछले कुछ वर्षों में उभरते देशों के तेजी से विकास ने ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जकों को भी जन्म दिया है। जलवायु परिवर्तन मुख्य पर्यावरणीय समस्या है जिसका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के माध्यम से जुड़ाव है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों में भूमिका निभाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते चलन ने अंतरराष्ट्रीय कानून को CSR कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। CSR का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरणीय मुद्दा है। कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व प्राकृतिक संसाधनों पर पर्यावरणीय प्रभाव और कार्बन पदचिह्न के बारे में जागरूकता पैदा करता है। परिचय। जानते हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। जहां वैश्वीकरण का अर्थ है, जैसा कि अक्सर होता है कि अमीर और शक्तिशाली के पास अब शक्ति और कमजोरों की कीमत पर खुद को और समृद्ध और सशक्त बनाने के नए साधन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सार्वभौमिक स्वतंत्रता के नाम पर विरोध करें। यह कोट है नेल्सन मंडेला द्वारा वैश्वीकरण की परिभाषा दी गई है। अन्य शब्दों में वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि समय के साथ दुनिया आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कैसे अधिक जुड़ी हुई है। वैश्वीकरण के माध्यम से व्यापार, विचार, लोग, तकनीक, बीमारी, सेवाएं दुनिया भर में साझा की गई हैं। जीवन स्तर बदल गया है। देश एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। विकासशील और अल्प विकासशील देशों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। विकसित देशों ने लोगों के जीवन में एक नया युग लाया है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, महामंदी और नाजी शासन के अंत के बाद संयुक्त राष्ट्र, नाटो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य वैश्विक संगठन, इन संगठनों का गठन दुनिया में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि लाने में मदद करने के लिए किया गया था। वैश्वीकरण के द्वारा IMF, वर्ल्ड बैंक ने वस्तुओं और सेवाओं में सीमा पार लेन देन में मदद की है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूंजी का प्रवाह बना रहा, जो राष्ट्र की बढ़ती अर्थव्यवस्था, दुनिया भर के देशों की परस्पर निर्भरता में मदद करता है। अब जानते हैं पर्यावरणीय मुद्दे क्या क्या हैं। ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि विकसित देश अपने लाभ के लिए विकासशील देशों और
अविकसित देशों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ता श्रम और प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं, इसलिए वे उनका उपयोग अपनी कंपनी के लाभ को बढ़ाने के लिए करते हैं। इससे विकसित देश प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके पास कुशल श्रम होता है और जो उन्हें ऊंचे दामों पर उपलब्ध होता है। इसलिए वे कम दामों में श्रमिकों की खोज करते हैं और उन्हें क्षेत्र में कुशल बनाते हैं। चूंकि वैश्वीकरण के माध्यम से हम एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, इसलिए यदि एक देश की वित्तीय वृद्धि प्रभावित होती है तो दूसरे देश को भी इसका सामना करना पड़ता है। वैश्वीकरण का पर्यावरण पर सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन वैश्वीकरण ने हमारे सामने आने वाले बड़े पर्यावरणीय नुकसान को बढ़ाने में मदद की है। आज पर्यावरण पर वैश्वीकरण के प्रभावों को कम करने के लिए कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भी बनाई गई हैं। अब जानते हैं वैश्वीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन मुख्य पर्यावरणीय समस्या है। इसका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के माध्यम से संबंध है। कुछ गैसों, विशेष रूप से CO2 के कारण वातावरण में सौर ऊर्जा का अत्यधिक प्रतिधारण होना। CO2 उत्सर्जन का मुख्य स्रोत क्या है? औद्योगिक उत्पादन, परिवहन और वनों की कटाई है। लेकिन उन्हें सॉरी सॉरी उन्हें 20वीं सदी में और विशेष रूप से हाल के समय में विकास के स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। समुद्री संपर्क के माध्यम से परिवहन से तेल रिसाव की संभावना भी बढ़ जाती है, जो जल निकायों और समुद्री जानवरों को प्रभावित करती है। समुद्री प्रदूषण के कारण 1000 बड़ी मछलियां और छोटी मछलियां मर जाती हैं। विकसित देश वैश्विक औद्योगिकरण के मुख्य खिलाड़ी हैं और सबसे बड़े प्रदूषक का GHG उत्सर्जन में सबसे बड़ा हिस्सा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक GHG के लगभग 20% के लिए जिम्मेदार है। सबसे बड़ा उदाहरण चीन है, जिसकी ऊर्जा की प्यास बुझाने की क्षमता बेजोड़ है। हालांकि यह हर हफ्ते एक नया कोयला आधारित बिजली संयंत्र खोलता है। कोयला सबसे सस्ता और सबसे प्रचुर मात्रा में जीवाश्म ईंधन है और सबसे अधिक प्रदूषण भी फैलाता है। चीन को दुनिया का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जन करने वाला देश माना जाता है, लेकिन यह कठोर नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ देश 2030 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्वीकरण वनों की कटाई को बढ़ावा देता है। पेड़ों की कटाई और उन्हें जलाने से CO2 की मात्रा कम हो जाती है, जिसे पौधे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। वर्षावन ऑक्सीजन हाउस को कृषि भूमि या कंक्रीट के जंगल में बदल दिया जाता है ताकि माल का उत्पादन किया जा सके और बाजार में मांग को किसी न किसी तरह से पूरा किया जा सके। हर दिन पेरिस के आकार से लगभग 2 गुने क्षेत्र को कृषि उद्देश्य के लिए कृषि भूमि में बदल दिया जाता है, खासकर विकासशील देशों में। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले ब्राजील में इसकी अधिकांश कृषि
निर्यात उन्मुख थी। चीन को ब्राजील का सोया निर्यात 15,000 से बढ़कर 6 मिलियन टन हो गया है। सबसे गरीब क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग से सबसे अधिक प्रभावित है। 2060 तक उप सहारा अफ्रीका में सूखा 90 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बंजर बना सकता है। अगले 70 वर्षों में लगभग 1.8 बिलियन लोगों को पानी की कमी हो सकती है। मध्य एशिया, उत्तरी चीन और एंडीज विशेष रूप से जोखिम में है। ग्लोबल वार्मिंग भी प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, बाढ़ और भूकंप की संख्या में वृद्धि के कारणों में से एक है। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तटीय क्षेत्र के कुछ हिस्से अत्यधिक खतरे में हैं। तापमान वृद्धि के कारण निकट भविष्य में जीवित प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं, जैसे पेंगुइन, हिमतेंदुए, डॉल्फिन, व्हेल, ध्रुवीय भालू को लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया है। यह जानकर बुरा लगता है कि इस खूबसूरत जीव को सिर्फ मानवीय गतिविधियों के कारण अपनी जान गंवानी पड़ रही है और यह दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। जल निकायों में मछली पकड़ने में वृद्धि। ओवरफिशिंग ने कुछ मछली प्रजातियों के महासागरों पर जोर दिया है। न केवल उपभोग के लिए बल्कि औषधीय उपयोग के लिए भी वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण ओवरफिशिंग की जाती है। भूमध्य सागरीय ब्लूफिन टूना का भी यही हर्ष हुआ है। जापान में यह स्वादिष्ट मछली ओवरफिशिंग से विलुप्त होने के खतरे में है। डेनमार्क के फैरो द्वीप पर 1400 डॉल्फिन मारे गए हैं। इस द्वीप पर डॉल्फिन और व्हेल का शिकार बढ़ गया है। पहले वे अपने उपभोग के लिए डॉल्फिन का शिकार करते थे, लेकिन अब अवैध विपणन ने शिकार को बढ़ा दिया है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN के अनुसार दुनिया के 22% स्तनधारी विलुप्त होने के खतरे में है। साथ ही दुनिया की 24% सांप प्रजातियां, दुनिया के 31% उभयचर और दुनिया के 35% पक्षी विलुप्त होने की कगार पर खड़े हुए हैं। कोका कोला मामला। उत्तर प्रदेश में एक प्लांट को बंद कर दिया गया है क्योंकि वे अपने बॉटलिंग प्लांट के लिए बहुत ज्यादा भूजल निकाल रहे थे। उन्हें निर्देश दिया गया कि आपने जो पानी 2 बार निकाला है उसे भूजल को करने वाला माना जाना चाहिए, कम करने वाला माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोका कोला कंपनी को बंद करने का आदेश दिया। कंपनी ने बंद करने के आदेश के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील की। भारत में पार्ले, ब्रिटानिया, अमूल और ITC सबसे ज्यादा प्रदूषक हैं, जबकि MNC के पेप्सिको, परफेटी, वैन मेले, हिंदुस्तानी यूनिलीवर और कोका कोला सबसे ज्यादा प्रदूषक है। वैश्वीकरण के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, वनों की कटाई, हर साल जंगलों का जलना हमें दुनिया के विनाश के करीब ले जा रहा है। वैश्वीकरण कई मायनों में अच्छा है, लेकिन विकासशील देशों में प्लांट लगाने से पहले उन्हें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी नीतियां बनाना चाहिए जो पर्यावरण की मदद करें। वे प्रकृति से जितना लेते हैं उसे थोड़ी प्रतिशत में वापस भी करें। कम से कम अच्छा करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। उद्योगों को स्थानीय सरकारों के संपर्क में रहना चाहिए और उन्हें अपनी स्थापना और उनके द्वारा जो भी नीतियां अपनाई जाने वाली हैं उनके बारे में बताना जाना चाहिए। देश की सरकार को भी समय समय पर निगरानी करनी चाहिए और लाभ की परवाह किए बिना पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए। खतरनाक रासायनिक उद्योग लगाने से पहले देश के जो पर्यावरण न्यायाधिकरण या फिर प्राधिकरण है उससे मंजूरी जरूर लेनी चाहिए। मंजूरी प्रमाण पत्र के साथ ही उन्हें जमीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए और यह आवासीय क्षेत्र से दूर होना
चाहिए ताकि मानवीय जो जनजीवन है, पशु पक्षी है, वह प्रभावित ना हो सके। ग्लोबल वार्मिंग हर देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन चुका है। देशों को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की ओर रुख करना चाहिए। उद्योगों, स्कूलों, रिहायशी इलाकों में सोलर प्लांट लगाने और उन्हें बढ़ावा देने से बिजली की खपत भी कम होगी। उत्पादों को रिसाइकिल किया जाना चाहिए। कारखानों को नवीनतम तकनीक और नवाचार में निवेश करना शुरू किया जाना चाहिए, जिससे वे विनिर्माण अपशिष्ट को कम कर सके, कम ऊर्जा और पानी का उपयोग कर सके। देशों को कार्बन न्यूट्रल, नेट जीरो या कार्बन नेगेटिव बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करना नवीनतम प्रवृत्ति है। यूके सरकार ने अगले 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने और 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने का इरादा किया है। नई आवास योजनाओं में भी इलेक्ट्रिक वाहन, प्लग इन हाइब्रिड शामिल हैं। समुद्र में फैलने से बचने के लिए कार्गो को क्षमता कम करने के लिए ईंधन से अधिक नहीं भरना चाहिए। जोखिम को कम करने के लिए फिटिंग का नियमित निरीक्षण करना चाहिए। समुद्र में पाइपलाइनों का भी नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। रिसाव से बचने के लिए पुरानी और लीक हो रही पाइपों को बदलना चाहिए। खतरनाक रासायनिक उद्योगों को नियमित रूप से रासायनिक भंडारण टैंकों पर नजर रखनी चाहिए। तापमान बनाए रखना चाहिए और प्रशीतन जो प्रक्रिया है उसका उचित देखभाल के साथ ही किया जाना चाहिए। जिस टैंक में रसायन होते हैं और पाइपों की नियमित रूप से जांच की जाना चाहिए और उन्हें समय समय पर बदलना चाहिए ताकि अनावश्यक परिस्थितियों से बचा जा सके जो श्रमिकों, लोगों और पर्यावरण के जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं। लाभ कमाने के अलावा प्रबंधन को जीवन और स्वस्थ पर्यावरण को महत्व देना चाहिए। देश में संयंत्र स्थापित करने के लिए देश के साथ पट्टे को केवल तभी मंजूरी दी जानी चाहिए जब उद्योग पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को पूरा करता हो। प्राधिकरण को उद्योग के कामकाज, रखरखाव और कचरे के निपटान पर सख्ती से निगरानी करनी चाहिए। पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उन पर कानून बनाते समय और न्यायाधिकरण की स्थापना करते समय बिना किसी खामी के सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, क्योंकि खामियां विकसित देशों को ऐसे कमजोर कानूनों का फायदा उठाने और हर चीज का फायदा उठाने का मौका देती है। विकसित देश विकासशील देशों का इस्तेमाल विकासशील देशों में अपने रासायनिक कचरे को डंप करने के लिए करते हैं और उन्हें डंपिंग के बारे में पता ही नहीं होता, जिससे उनकी जमीन बंजर हो जाती है, धीरे धीरे पौधे बंजर हो जाते हैं, जल निकाय प्रदूषित हो जाते हैं और पानी पीने वाले जानवर, इंसान संक्रमित हो जाते हैं। समुद्र में रासायनिक कचरे को डंप करने से हजारों जलीय आवास मर जाते हैं। पक्षी उन मछलियों, घास को खाते हैं और वे इस संक्रामक रासायनिक बीमारी से पीड़ित होते हैं। रासायनिक गैसों को अंदर लेने से फेफड़े प्रभावित होते हैं। धुएं के संपर्क में आने से आमतौर पर आंखों में जलन, नेत्र श्लेष्म, लाशोथ, त्वचा में जलन की शिकायत होती है। लोग सांस की समस्याओं, न्यूरोलॉजिकल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षणों के कारण मर जाते हैं। इन रासायनिक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को मास्क, आई शील्ड, दस्ताने, जूते और अन्य सुरक्षा आवश्यकताएं प्रदान की जाना चाहिए जो रासायनिक उद्योगों के लिए डिजाइन की गई हैं। समझ लें और देख लें ताकि आप भली भांति अपना उत्तर लिख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।